हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और मैं फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये मैंने श्री राम डॉट अकेडमी। और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पे जो भी हम पीपीटीज आपको करवाएंगे, दिखाएंगे, सबके नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। आज वाली पीपीटी भी आपको इसी चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आपको अगर आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी आपको कोर्स करना हो, बैंक, एसएससी, रेलवेज, पंजाब जॉब्स, कैट की तैयारी, मैट की तैयारी, किसी और एग्जाम की तैयारी करनी हो तो उसकी आप इंक्वायरी करने के लिए पूछ सकते हो। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। और ये आपके काम आने वाली है हर एक बैंक एग्जाम के बारे में। बैंक एग्जाम कौन से? एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, सबके पीओ क्लर्क, उसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट, उसके अलावा नाबार्ड, या कोई अदर एग्जाम आते हैं जो बैंक से ही लिंक करते हैं। जैसे कभी कभी पेपर आता है ना, बी पेपर उसका आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम आया था, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पेपर आ गया, पीएनबी का पेपर निकला था कई बारी। तो जो भी बैंक का पेपर होगा सब में ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज बना रहे हैं। अभी हमने अपॉइंटमेंट्स के डाल चुके हैं ऑलरेडी। डिफेंस की आ चुकी है, आज बैंकिंग की है, कल स्पोर्ट्स वाली भी आ जाएगी। तो इस वजह से हम चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आज के, देखिए इसकी फर्स्ट न्यूज़। तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने पार्टनरशिप की है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, जो कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगले 5 साल के लिए ये पार्टनरशिप 5 साल के लिए चलेगी टीसीएस की बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, जिसमें टीसीएस वाले अपना टीसीएस फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे सोल्यूशन देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को, ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अपना कस्टमर के साथ अच्छे और बेटर वे से अपना काम चला सके। उसके टीसीएस जो है अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह उसको बैंक को करेगी प्रोवाइड, ताकि अपना अपन को वो रहेगा, एप्लीकेशन सपोर्ट रहेगा, ताकि उनका फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। टीसीएस के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, और बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है डॉक्टर हसमुख अदीहा। तो ये फर्स्ट न्यूज़ थी आज के लिए। और टीसीएस को जो ये प्लेटफॉर्म देगी, इसका प्लेटफॉर्म का नाम पूछना इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम क्या प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट देखिए। सेबी। सेबी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, अभी भी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म को सबको पता ही होगी, फिर से बोल देता हूँ। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने फाइन लगाया है एक्सिप कैश के ऊपर, एक्सिप कैश लिमिटेड के ऊपर, और उसके प्रमोटर के ऊपर 6 लाख रुपए का, क्योंकि इन्होंने जो सेबी के गाइडलाइंस है उनको पूरा नहीं किया। इन्होंने कंपनी का जो प्लान आईपीओ था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, इसके रूल्स को इन्होंने वायलेट किया है। तो इसके ऊपर फाइन लगाया गया इनके ऊपर। सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांता पांडे। ये पूछा जाता है कि सेबी ने किसके ऊपर फाइन लगाया? एक्सिम कैश लिमिटेड के ऊपर। उसके प्रमोटर का नाम क्या है? एक्सिम इनकॉर्पोरेशन। 6 लाख का फाइन लगाया गया है। और एसबीआई के सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। सेबी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या आती है कि ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, जो कि बनी थी 12 अप्रैल 1988 को, 88 को बनी थी ये। और इसने एक वर्किंग करनी शुरू की थी 1992 में विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 15 ऑफ 1992। और ये इसने मतलब प्रॉपर से काम करना शुरू किया था 30 जनवरी 1992 को। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। करंट न्यूज़ ये वाली है। ठीक है, इसे देखिए आगे। इंडियन बैंक लिमिटेड ने कहा यह है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, तो जैसे अपना भारत का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे वहाँ का है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। उसने पेनल्टी लगाई है 2 मिलियन लंकन रुपीज़ की, जो कि यहाँ बनते हैं 5,85,000, 5,85,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। लंदन गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने पेनल्टी लगाई है, फाइन लगाया है इंडियन बैंक लिमिटेड के ऊपर। क्योंकि इन्होंने श्रीलंका के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट को फॉलो नहीं किया, उनके गाइडलाइंस को नहीं माना, इसके लिए उनको फाइन लगाया गया है। एमडी और सीईओ हैं इंडियन बैंक के विनोद कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पर इंडियन बैंक के? चेन्नई में। इसकी टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। और गवर्नर कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के हैं पी नंदलाल वीरा सिंघे। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि अब तक तो आपने ये पढ़ा होगा हमेशा कि आरबीआई ने इंडियन बैंक्स के ऊपर फाइन लगाया है, पर ये बहुत देर बाद ऐसी न्यूज़ कोई आई है कि फॉरेन के बैंक ने इंडियन बैंक के ऊपर फाइन लगाया है।
ठीक है, तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है ये आप कमेंट्स में बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए इसकी कैपिटल क्या है श्रीलंका की। नेक्स्ट देखिए, एनलाइटन एंजल फंड को अप्रूवल मिला है सेबी से टू ऑपरेट एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ। एआईएफ की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसको मिल गया है अप्रूवल सेबी की तरफ से ये काम करने के लिए। इसने पहला अपना फंड लॉन्च भी किया है 200 करोड़ का, जिसमें कि 100 करोड़ का और ऑप्शन के पास इनके पास लेके आने का ऑप्शन है। अब ये एआईएफ है होता क्या है एक्चुअली, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूल होता है जो कि पैसा कलेक्ट करता है काफ़ी रिच क्लास लोगों से अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देने के लिए। और सेबी के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस वगैरह हैं, ये एआईएफ जो है एज अ ट्रस्ट बन सकता है, एज अ ट्रस्ट की तरह काम कर सकता है, एज ए एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरह काम कर सकता है, या एज अ अदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम कर सकता है। और भारत में जो जो भी आईएएफ हैं वो एज अ ट्रस्ट की तरह ही ज़्यादा काम करते हैं, मोस्टली ट्रस्ट की तरह ही ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें एएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। किसे मिला है अप्रूवल सेबी से एज एएफ की तरह काम करने के लिए, वो है एलाइटन एंजल एंजल फंड। पहला फंड इन्होंने कितने का लॉन्च किया है, 200 करोड़ का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने साइन किया है एमओयू विद फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, एफसीएओआई के साथ, टू बूस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बना तो लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने अपने पास पड़े हैं, लेकिन उनको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो। तो उसमें होता क्या, प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन अ रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटी टू एक्सटेंड देयर शेल्फ लाइफ, ताकि उनकी वो खराब ना हो जाए, उनको कोल्ड स्टोर कर दिया जाता है। जैसे अपने घर में नहीं सब्जी वगैरह रखते थे फ्रिज में ताकि वो 2 दिन पड़ी रहे, खराब ना हो। ठीक है, वो इसमें काम वही सेम काम है लार्ज स्केल पे। पीएनबी के कौन है एमडी सीईओ, अतुल कुमार गोयल। और को इसके फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के कौन है, मुकेश अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है आईसीआईसीआई प्रूविश, एक हेल्थ प्रोडक्ट है जो कि केटर करेगा वुमेन स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस एंड सर्जरीज को, और ये करेगा इन कोलैबोरेशन विद री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका, आरजीए के साथ, जो कि ग्लोबल हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस ग्लोबल लाइफ एंड हेल्थ री इंश्योरर है। तो यानी कि ये वुमेन स्पेसिफिक रहेगा, अगर कोई फीमेल को कोई इलनेस है, कोई सर्जरीज है, उनको ये ज़्यादा मिलेगी इसकी चीज़। ठीक है, इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूविश। क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि वुमेन के लिए आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपना कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वह है आईसीआईसीआई प्रूविश। और ये किसके होगा साथ में, इसमें किसकी कोलैबोरेशन है, वो है री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका के साथ। अब ये जो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक्चुअली जॉइंट वेंचर है आईसीआईसीआई बैंक और लंदन की ये बेस्ड कंपनी है प्रोडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड। तो दोनों का ये मर्जर है, जॉइंट वेंचर है, तो इसका नाम बना आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इसके कौन चेयरमैन है, संदीप बत्रा। नेक्स्ट देखिए न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने पार्टनरशिप किया है वीवी5 फाइनेंस के साथ टू लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स टू गिग वर्कर्स। गिग वर्कर ये कौन सा होता है गिग वर्कर, इसमें फूड डिलीवरी जो ड्राइवर हैं, जैसे ये है ना अपने जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, और स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, या ओला उबर के जो राइडर हैं, वो उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स या फ्रीलांसर्स। तो उनके लिए पार्टनरशिप की गई है वीवी फाइनेंस के साथ, उनको अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए, अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, एलबीआईएच के राजेश बंसल। नेक्स्ट देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल ने बिकम्स द फर्स्ट बीएफएसआई। ये फुल फॉर्म अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसकी फुल फॉर्म क्या है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर ऑल द 3 कोर financial services, lending, insurance and mutual fund investments on the open network for digital commerce ONDC प्लेटफॉर्म। तो आदित्य बिरला कैपिटल जो है पहला बना है बीएफएसआई, जो कि बैंकिंग फैसिलिटी भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी कर रहा है प्रोवाइड, और म्यूचुअल फंड्स में भी डील कर रहा है। ऐसा और कोई नहीं है जो कि ये तीनों ही काम करता हो। तो यह आदित्य बिरला कैपिटल फर्स्ट है बीएफएसआई। और ये कहाँ पे कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, ओएनडीसी पे। उसकी फुल फॉर्म क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स।
एमडी कौन है इसके, सीईओ कौन है, ओएनडीसी के है टी कोशी। नेक्स्ट देखिए, M2P फिनटेक ने पार्टनरशिप की है एसबीआई के साथ टू इम्प्रूव प्रीपेड पेमेंट सर्विसेज एंड प्रोवाइड स्मूथ सिक्योर पेमेंट एक्सपीरियंस। तो ये जो कोलैबोरेशन है बिटवीन M2P फिनटेक एडवांस टेक्नोलॉजी का एसबीआई के साथ, उसके लार्ज कस्टमर बेस को, क्योंकि एसबीआई का, एसबीआई सबसे बड़ा बैंक भारत का एसबीआई है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है। अब ऐसे में इतने बड़े कस्टमर बेस को संभालने के लिए अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, अपना सर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो M2P फिनटेक इसमें पार्टनरशिप की है ताकि मोर कन्वीनियंट, सिक्योर एंड रिलायबल रहे यूजर्स के लिए। एमडी कौन है एसबीआई के, वो है रामा मोहन राव अमारा। चेयरमैन कौन है एसबीआई के, वो है सी, वैसे इसका नाम, इनका शॉर्ट फॉर्म जो लिखा था वो लिखा था सी चैटी, बट इनका फुल नेम ये है चैला श्रीनिवास वासुलु चैटी सेटी। तो इनका फुल नेम ये है। तो इसमें M2P फिनटेक का मीनिंग क्या होता है? फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। फिनटेक मतलब कि फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो M2P फिनटेक ने पार्टनरशिप की है एसबीआई के साथ। देन यस बैंक ने कोलैबोरेशन किया है फिक्की एफएलओ के साथ, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के लार्जेस्ट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसे अनाउंस किया है यस, लॉन्च ऑफ यस पावर अप, ओ हर अप, ओ हर अप, जो कि स्पेशलाइज एमएसएमई प्रोग्राम है, जो कि डिजाइन किया गया है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए। तो इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ताकि वुमेन की जो नीड्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। सो ये किसने किया है, कौन सा इंडियन बैंक है? यस बैंक है। इसने किसके साथ किया है कोलैबोरेशन? फिकी एफएलओ के साथ, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इन्होंने कौन सा क्या लॉन्च किया है? यस ओ हर अप, पावर में इन्होंने एच डाल दिया तो पो हर अप। ये स्पेशलिस्ट एमएसएमई प्रोग्राम है। और एमडी सीईओ कौन है इस बैंक के? प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर्स के कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसने अपना सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक ऑफ 8.16% का स्टेक बेच दिया है इन डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड में थ्रू एन ऑफर फॉर सेल आफ्टर द कंपनीज आईपीओ। और बैंक ने रिवील किया जो सेल हुई है उसकी वैल्यू कितनी है? 163.32 करोड़ इन रुपी। इतने रुपीस की ये सेल हुई है ऑफ 8.16% जो स्टेक था आरबीएल का, तो इसमें बेचा दिया गया है। एमडी और सीईओ का नाम आरबीएल के आर सुब्रमण्य कुमार, हेडक्वार्टर की मुंबई महाराष्ट्र में, टैगलाइन अपनों का बैंक। नेक्स्ट देखिए, एम नागाराजू, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इन्होंने लॉन्च किया है एक ई पोर्टल जिसका नाम है बैंक नेट। वैसे तो बोलेंगे बैंक नेट ही, बट इसका स्पेलिंग ये है बैंक नेट, मतलब बी डबल इसमें डबल ए आता है, बैंक नेट, जो कि न्यू दिल्ली में इसकी लॉन्च किया गया है ई पोर्टल। इस पे क्या होगा कि इस पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो प्रॉपर्टीज ई ऑक्शन की जाती हैं पीएसबी के द्वारा। जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जब वो अपना लोन देते हैं और बंदा लोन वापस नहीं कर पाता, लोन चुका नहीं पाता, तो वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है बैंक। अब जितनी भी प्रॉपर्टी बैंक के पास जब्त पड़ी है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे रहेगी अवेलेबल, ताकि जो भी बायर वगैरह उसको खरीदना चाहते हैं, वो उनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन उनको सब ये चीज़ मिल जाएगी। इस पोर्टल में फ्लैट्स, हाउसेज, ओपन प्लॉट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल लैंड्स, शॉप्स, व्हीकल्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, सबकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो इस बैंक नेट पे सब रहेगा अवेलेबल, बायर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, जो भी ई ऑक्शन में करना चाहते हैं पार्टिसिपेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सेबी ने बैन किया है केतन पारेख, जो कि फॉर्मर स्टॉक मार्केट ऑपरेटर हैं, और साथ में उनके दो एंटिटीज को फ्रॉम ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि इन्होंने फ्रंट रनिंग स्कैम किया है। फ्रंट रनिंग स्कैम क्या होता है? इट इज द इलीगल प्रैक्टिस वेयर अ ट्रेडर और ब्रोकर यूजेस एडवांस नॉलेज ऑफ लार्ज अपकमिंग ट्रेड टू मेक अ प्रॉफिट। आपने फिल्म देखी है लकी भास्कर? अगर लकी भास्कर अपने मूवी देखी है, वो जरूर देखना, मैं रिकमेंड करूंगा। उस मूवी यही दिखाया गया फ्रंट रनिंग स्कैम।
उसमें क्या दिखाया गया है कि एक कोई पर्सन है उसको एडवांस नॉलेज मिल जाती है बाकी कि कल मार्केट में क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो वो ऑलरेडी उसी हिसाब से पहले ही अपना करता है इन्वेस्टमेंट, जो कि इलीगल होता है। तो ये होता है फ्रंट रनिंग स्कैम। एग्जाम्पल भी दी गई है, इफ अ ब्रोकर नोज अ म्यूचुअल फंड इज अबाउट टू बाय अ ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स, देन बाय शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स फर्स्ट। आपको अगर पता लग गया कि कल को श्रीराम अकेडमी के शेयर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खरीदने वाला है, तो आप पहले ही उसके उसके शेयर खरीद लोगे ज़्यादा, श्रीराम अकेडमी के, ठीक है। हालांकि अभी तक इस समय उसको हमने लिस्ट नहीं अब तक किया है किसी जगह पे, बट फिर भी अगर एग्जाम्पल के लिए किसी और को क्यों हम लेके आए अच्छे कामों के लिए, हम खुद ही आगे आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होता है तो आप खुद ही अपने इसके शेयर बाजार करोगे ताकि ये कल जब वो खरीदेगा आप तो ज़्यादा उसको प्राइस पे बेच पाओ, ठीक है ना। तो व्हेन द फंड्स लार्ज ऑर्डर ड्राइव्स अप द प्राइस, द ब्रोकर सेल द शेयर एट अ प्रॉफिट। तो ये मैनिपुलेशन को कहा जाता है फ्रंट रनिंग। तो सेबी ने इनके 65.77 करोड़ के एसेट्स को भी सीज किया है, जो कि उन्होंने इलीगली करके पैसा कमाया था। केतन पारेख के साथ एक रोहित सलगांवकर भी थे, जो कि ट्रेडर हैं सिंगापुर में। तो जो भी ये भी स्कैम में इन्वॉल्व है, तो सेबी ने इनके ऊपर बैन लगाया है कि अब ये स्टॉक मार्केट में डील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, बैंक लोन्स की जो ग्रोथ है वो स्लो हुई है फॉर द फिफ्थ मंथ इन अ रो, मतलब कि लगातार फिफ्थ मंथ में भी बैंक की जो ग्रोथ है लोन्स की वो स्लो हुई है। ओवरऑल जो लोन ग्रोथ है बैंक्स की, ये वैसे तो बड़ी है नवंबर के महीने में 11.8% से, लेकिन अगर बात करते हैं नवंबर 2023 की, तो उसके मुकाबले 16.5% इसका डिक्रीज हुआ है, कम हो गई सेल। और अगर बात करते हैं मर्जर के साथ, जैसे एचडीएफसी का मर्जर हुआ है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, अगर मर्जर की बात करते हैं तो बैंक लोन्स ग्रू हुए हैं भाई 10.6% के साथ ग्रो हुए नवंबर के मंथ में। लेकिन अगर बात करते हैं नवंबर 2023 की, तो उस हिसाब से ये 21% डाउन आ गया है, लोअर ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। उसी वजह से अगर पर्सनल लोन की बात करते हैं तो ये भी डाउन आए हैं। अब ग्रोथ मतलब अब पहले वो ग्रो होते थे 22.4 के हिसाब से, अब ग्रो हुए 12.2 के हिसाब से। क्रेडिट कार्ड डेबिट, क्रेडिट कार्ड डेट, जो लोग क्रेडिट का यूज करते थे अपने पेमेंट्स करने के लिए, पहले 34.2% था, अब 18.1% है। सर्विस सेक्टर में भी काफी इसमें गिरावट आई है, 22.2 था, अब 14.4 रह गया है। सिर्फ इंडस्ट्री लोन ही है जो ग्रो हुए हैं बाई 8.1%, जो कि पहले था 5.5। वैसे इसी में एक ग्रोथ की गई है, बाकी सब में शॉर्ट ही हुआ है। अभी देखा जाए इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, बन सकता है ये परसेंटेज को लेकर कि लोन में कितना ऊपर नीचे हुआ है, कितना परसेंट से कम हुआ, कितने से ज्यादा हुआ। फर्स्ट वाले का इंपॉर्टेंट है, लोन का इंपॉर्टेंट है। साथ में ये पूछ सकते हैं कि किस सेक्टर में ग्रोथ हुई है, तो वो कौन सा है, इंडस्ट्री लोन्स, ठीक है, यही जहाँ पे ग्रोथ हुई है, बाकी किसी और में ग्रोथ नहीं हुई है, सब में बाकी डाउन ही आया है काम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2024 के वो थे कितने, 1.76 लाख करोड़, जो कि शो करता है कि इंक्रीज में हुआ है इंक्रीज ऑफ 7.3% का, जो कि लास्ट दिसंबर 2023 में कितना था, 1.66 लाख करोड़, अब वो 1.76 लाख करोड़ है। तो इसमें 7.3% का राइज आ गया है जीएसटी के कलेक्शन में। और टोटल जीएसटी जो अब तक कलेक्ट किया गया है अप्रैल टू दिसंबर का, वो है 16.33 लाख करोड़, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 9.1% ज़्यादा है। और टारगेट से बात करते हैं अगर एक्चुअल की, तो कलेक्शन आर स्टिल 18.98% शॉर्ट हैं फाइनेंशियल बल्ब 24 का। मतलब इनको इनका आइडिया ये था कि तक इतना यहाँ तक कुछ पहुंचेगा डाटा, बट वो उससे अभी भी 18.98% कम है, अभी और ग्रो होने का चांस इनका एम था, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्शन में ये पूछते हैं कि कितना कलेक्शन हुआ है लेटेस्ट, ये पूछा जाता है इसमें मेजरली, जब भी क्वेश्चन ये करने के लिए आया है। परसेंटेज भी कम पूछी जाती है, ये पूछा जाएगा कि लेटेस्ट कितना कलेक्शन हुआ है जीएसटी में, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई ने दो नए डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च की हैं, उनका नाम है हर घर लखपति एंड एसबीआई पैट्रॉन्स, ये पत्रॉन्स या पैट्रॉन्स। हर घर लखपति में क्या है, ये प्री कैलकुलेटेड रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, जो कि डिजाइन की गई है कस्टमर्स को देने के लिए, और ये 1 लाख के मल्टीपल्स में ही चलेगी, ठीक है। और ये माइनर्स को भी इसमें आप कर सकते हो, दे सकते हो। इसकी रेंज रहती है टेन्योर की 12 महीने से लेकर 120 महीने, मतलब 1 साल से लेकर
10 साल तक इसका चलेगा रेंज। ठीक है, इतनी इसकी चलेगी टेन्योर। आप चाहे 2 साल की कराओ, चाहे 10 साल की कराओ, 10 साल मैक्सिमम है, मिनिमम 1 साल की ये होगी ये। ओके। सेकंड है एसबीआई पैटर्न्स, ये सुपर सीनियर जो होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन, यानी कि 80 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, उनके लिए ये टर्म डिपॉजिट स्कीम है। एसबीआई के चेयरमैन सी एस सेट्टी, वही लिखा हुआ नाम जो पहले पढ़ा था, पूरा पूरा उनका नाम चल रहा श्रीनिवासन, वो कुछ के जो करके नाम था, वो है। तो स्कीम में पूछा कि हर घर लखपति में उसका टेन्योर कितना है, वो गिवन है टेन्योर मैक्सिमम और मिनिमम, ये पूछा जा सकता है। कौन सी दो स्कीम है, घर लखपति और एसबीआई पैटर्न्स, किसने लॉन्च किया है, एसबीआई ने। और एसबीआई पैटर्न्स जो है, इसमें कितने एज है, कितना एज क्राइटेरिया है, 80 ईयर्स एंड अबव, 80 से कम वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने अलाउ किया है एचडीएफसी बैंक ग्रुप को टू एक्वायर अप टू 9.5% स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन तीनों में एचडीएफसी बैंक ग्रुप को अलाउ किया है आरबीआई ने इतना परसेंट स्टेक लेने के लिए, मतलब अगर वो चाहे तो खरीद सकता है। HDFC Bank must ensure that its group companies, HDFC Mutual Fund, HDFC Life Insurance, Argo General Insurance and Pension Fund वगैरह do not together own more than 9.5% of these banks shares or voting rights. Okay, ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि HDFC Bank and its related companies can invest in these banks but only up to certain percentage. एक लिमिट तक इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि ये लास्ट है, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता पूरा मिला के। अब ये सोचे कि एचडीएफसी बैंक जो है अकेला 10% बाय कर ले, नहीं, पूरा एचडीएफसी जो बैंक के अंदर जो ये 5-4 कंपनी आती हैं, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, अर्गो जनरल इंश्योरेंस, पेंशन फंड वगैरह, तो ये पूरा मिला के ना 9% को क्रॉस नहीं कर सकते, ये लास्ट है। तो अंदर कौन है आरबीआई के, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। और एमडी या सीईओ कौन एचडीएफसी के, वो है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट देखिए, यूपीआई ट्रांजेक्शंस काफी ग्रोथ हुआ इनमें ऑफ 16.73 बिलियन बिलियन रुपीज का दिसंबर 2024 में, जो कि दिखाता है कि 8% का ग्रोथ हुआ है नवंबर 8 अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई डाटा। एनपीसीआई के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू बताया जा रहा है कि 23.25 लाख करोड़ की दिसंबर में आई है, जो कि पहले था कितना, 21.55 लाख करोड़ नवंबर के मुकाबले में, मतलब एक महीने में ही इतना ग्रोथ आ गया है। तो अगर बात करते हैं डेली ट्रांजैक्शन की, तो एवरेज 539.68 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे हुई है दिसंबर के महीने में। तो ये जो डाटा, ये वाला डाटा है दिसंबर महीने का, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इसके वैल्यू गिवन है ये इंपॉर्टेंट है दिसंबर महीने की, और ये एवरेज ट्रांजैक्शन पर डे दिसंबर की, ये इंपॉर्टेंट है। एनबीसी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, अभी भी आ जाती है। और इसको बनाया किसने था, सेटअप बाय द आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो यूपीआई की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं ज्यादा एग्जाम में। इंडियाज एक्सटर्नल डेट इंक्रीज्ड बाय 29.6 बिलियन डॉलर जुलाई सितंबर के पीरियड में। तो भारत का जो बाहर को उन्होंने पैसा देना है तो बाकी जगह पे, तो ये इतना डॉलर से बढ़ गया है, 29.6 बिलियन डॉलर का। इसमें से क्वेश्चन आने का चांस कम है, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरी बेसिस पे चला जाएगा काम करने के लिए, तो इसमें से आने का चांस कम है। बट ये कि फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, तो इस पर मैंने ये न्यूज़ कवर की हुई है, इसको एक बार आप खुद पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आगे, हाँ ये आ सकता है आपके पास क्वेश्चन में कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 जो टाइम था, उसके में इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कितना था, वो था 8.47 लाख करोड़, मतलब 98.90 बिलियन। ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाख करोड़ वाली, जो कि 52.5% है एनुअल टारगेट का। ठीक है। नेक्स्ट है नोमूरा इकोनॉमिक्स टीम, इसने अपना जीडीपी ग्रोथ रेट दिया है कि भारत की जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6% से ग्रो करेगी। और मतलब 24 का था कि 8.2 से करेगी, बट अब ये कह रहे हैं 25 में 6% के हिसाब से ग्रोथ होगी जीडीपी इंडिया की। हर साल होता है कि जो भी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना अपना जीडीपी ग्रोथ रेट देते हैं देश के बारे में।
और ये कह रहे हैं कि 5.9% तो स्टेबल रहेगा 26 तक तो आते आते। ओके, नेक्स्ट यूपीआई एप्स लाइक फोन पे, गूगल पे, इनको इनकी जो डेडलाइन है फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ 30% ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैप बाय 2 more years अंटिल इस डेट। इसका मीनिंग क्या है कि यूपीआई एप्स को जो ये दो एप्स हैं, ये फोन पे या गूगल पे, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी होती है, या लोग गूगल पे करते हैं या लोग फोन पे करते हैं। तो एनपीसीआई ने ये कहा है कि ये दोनों मिलके पूरी मार्केट का 30% से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बाकी को भी खेलने का मौका दिया जाए। इनके इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, क्या लिखा हुआ है कि इनके पास ऑलरेडी 80% जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है, यही दोनों से हो रही हैं। तो ये कहा एनपीसीआई ने कि इनके पास 30% से ज़्यादा ये ना करें पूरी मार्केट कैप का, पूरे वॉल्यूम कैप का। लेकिन ये जो डेडलाइन है, ये 2 साल बढ़ा दी गई है, यानी कि अब ये 31 दिसंबर 2026 तक इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये रूल अप्लाई उनके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, लिखा कि नवंबर 2020 में एनपीसीआई ने प्रपोज किया था ये रूल कि लिमिटिंग एनी सिंगल यूपीआई ऐप टू हैंडल नो मोर देन 30% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन, कि 30% से ज़्यादा एक एप्लीकेशन नहीं चला सकता। तो इनको 2 साल का और दिया गया है टाइम। तो तब 2 साल तक ये बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ अभी अपना काम ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की रियल जीडीपी जो है ग्रोथ रेट वो 6.4% कह रहे हैं 24-25 में, जो कि डाउन हो चुकी है 8.2% से 23-24 के मुकाबले बाय, ये डाटा दिया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा। जैसे ये भी पूरा थ्योरी पार्टी गिवन है, इसमें भी क्वेश्चन आने का चांस कम ही है, बट ये अपने पढ़ लेने का आपको क्लियर उसमें हो जाएगा डाटा उसमें क्या गिवन है। इसमें आने का क्वेश्चन आने का चांस कम है, बट फिर भी ये है कि आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ है, तो मैंने इसमें मैंने कवर किया, इसको किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रेजिलिएंट इनोवेशंस ने जो कि पेरेंट कंपनी है भारत पे की, ये इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जो कि इसके 25% के स्टेक को सेल कर, मतलब खरीद लें। जो कि इनका इनका जो स्टेक है 49% स्टेक था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। क्योंकि रूल्स नए आए हैं कि भारत पे को है अपना जो स्टेक है, अपना जो इसके ओनरशिप है बैंक में, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो अपना जो शेयर है वो 10% तक लेके आए 2029 तक। ये डेडलाइन दी गई है आरबीआई के द्वारा भारत पे को, ताकि वो इसका जो लिस्टिंग है वो स्टॉक मार्केट पे कर सकें। ठीक है, और इनकी अभी करंट होल्डिंग 49% है, तो अभी उसमें से अब अभी 25% बेचने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब इनको बेचना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो फाउंडर कौन है भारत पे के? अश्विनी ग्रोवर एंड शाश्वत नकरानी। सीईओ कौन है भारत पे के? नलिन नेकी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत पे कंपनी जो है इसका कौन पेरेंट कंपनी है? रेजिलिएंट इनोवेशंस। इनको कितना परसेंट अभी ये बेचने वाले हैं? 25%। किस ईयर तक आते आते इनको अपना जो रेट है, अपना जो स्टेक है, वो 10% तक लेके आना है, वो है 2029 तक, या वैसा वर्षा पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करंट फाइनेंस सेक्रेटरी वो है तुहीन कांता पांडे, इनका नाम पहले भी आया था। इनको चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा। ही विल कंटिन्यू टू बी डिजाइन डेजिग्नेटेड एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और साथ में ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के भी सेक्रेटरी यही हैं। उसके अलावा अरुणीश चावला, इनको भी अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसके कौन सेक्रेटरी कौन है? अरुणीश चावला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए, सेबी फुल फॉर्म गिवन है। इन्हें फाइन लगाया है 9 लाख का ऑन स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज के ऊपर फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन नॉर्म्स। इन्होंने कुछ आरबीआई के, सॉरी एसबीआई, एसएबी के रूल्स को कुछ नहीं माना, उसके वायलेशन किया, तो उसके ऊपर फाइन लगाया है 9 लाख का। फाइन उसमें नॉर्म्स क्या नहीं माने? केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं थी इनकी, मिसमैच था बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ, लैक ऑफ एडुकेट सिस्टम थे, तो वो सबने नहीं किया होगा, इनकम प्रूफ नहीं थे, तो फाइन लगाया गया 9 लाख का बाय सेबी के द्वारा स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज के ऊपर। असम गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है एसबीआई के साथ एंड यूनियन, सॉरी, असम गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है एसबीआई के साथ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ
टू प्रोवाइड फ्री इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि असम के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए उनको फ्री इंश्योरेंस मिलेगी एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप के द्वारा। इसमें क्या होगा कि 10 लाख मिनिमम कवरेज रहेगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस का। अगर होती है एक्सीडेंटल डेथ तो मिनिमम कवरेज है 1 करोड़ का। अगर उसे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, भगवान अगर क्या करे किसी के साथ हो, तब है 1 करोड़ के इंश्योरेंस अवेलेबल है। पार्शल हो जाए तो 80 लाख तक का है। और 2 करोड़ मिनिमम कवरेज रहेगा एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का। ठीक है, तो एमडी और सीईओ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वो है ए मनी मेघालय। हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के? मुंबई में। असम के सीएम कौन है? हिमांता बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एसबीआई की ऑलरेडी मैंने पिछली कुछ स्लाइड्स में आपको बताया था, तो फिर से रिपीट होगा, तो मैंने वो उसमें किया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कोटक लाइफ हैज अनवील्ड काव्य, जो कि एडवांस एचआर वर्चुअल असिस्टेंट है पावर्ड बाय जनरेटिव एआई, डिजाइन टू एनहांस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट। जो काव्य होगा ensures that all state information are kept secret strictly confidential। सो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट एचआर का लाया गया है, काव्य। अब एचआर का काम क्या होता है कि जो भी कंपनी में चल रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन को लेके आना, जैसे अपने एम्प्लॉइज का जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनका सबका फीडबैक लेना। उनको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है ऑफिस में तो वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये सब काम होता है एचआर का। तो ये अपना वर्चुअल एचआर लेके आए हैं। अब वर्चुअल एचआर क्या करेगा, सभी जो अपने इन्फॉर्मेशन देंगे एम्प्लॉइज वगैरह, उन सबकी ये इन्फॉर्मेशन रखेगा सीक्रेट, किसी को बताएगा नहीं। और साथ में उनका फीडबैक जो लेगा वो भी रखेगा सीक्रेटली। तो एमडी कौन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के? ये है महेश बाल सुब्रमण्यम। इसके पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ये है, एआई का नाम क्या है? काव्य। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने अप्रूव किया है मर्जर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर होने जा रहा है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। ये कैसे होगा? अंडर द सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44A रीड विद सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन के अंडर ये काम होने जा रहा है, किन दो के बीच में होगा मर्जर? नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो ब्रांचेस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो कि बैंगलोर में काम कर रही है कर्नाटका में, विल फंक्शन एज ब्रांचेस ऑफ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा भी होगा आपने, एक बैंक था ओबीसी, एक बैंक है पीएनबी। तो अब ओबीसी जो है बैंक पीएनबी में मर्ज हो गया, तो जो भी जहां भी ओबीसी की ब्रांचेस थी, अब वहां पे पीएनबी का बोर्ड लग गया। तो जो इसके एम्प्लॉइज थे वो अब पीएनबी के अंडर काम कर रहे हैं। सेम ये काम हो रहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की जहां भी ब्रांचेस हैं कर्नाटका बेंगलोर में, जो जहां पे भी हैं, तो वो वहाँ पर अब कॉस्मोस का इसका बोर्ड लगेगा, तो उनके जो एम्प्लॉइज है वो इसके अंडर अब काम करने जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में मराठा सहकारी बैंक एंड साहिबराव देशमुख सहकारी बैंक ये भी मर्ज किए गए हैं कॉस्मोस बैंक में। तो कॉस्मोस जो ये बैंक है अब थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ मर्जर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने रिलीज की है अपनी एनुअल बैंकिंग रिपोर्ट फॉर 23-24 के लिए, जो कि दिखा रही है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रॉफिट्स, लोअर बैड लोन्स एंड स्टेबल कैपिटल रिजर्व्स। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है। पहले इसमें आती है बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी इज राइजिंग। तो बैंक्स की जो प्रॉफिट है वो बढ़ रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए 1.4% से बढ़ गया है फर्स्ट हाफ में। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6% है। नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 32.8% से, जो कि पहुंचा है 3.49 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो बैंक्स ने रिकॉर्ड किया है कि रिकॉर्डेड 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। लगातार 6 साल से दिखा रहे हैं कि बैंक्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन हल्के थोड़े से कम हुए हैं मिलने, मतलब तो इस पर थोड़ी सी गिरावट आई है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब लाइक पर्सनल लोन जो है ये 25.5% ही जा पाए हैं, क्योंकि पहले था जो कि पहले जाता था, अब ये गया है कितना 25.3%। थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आया है, हल्का सा, कुछ ज़्यादा इसमें डिक्लाइन नहीं आया है। उसके अलावा एनपीए बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए मतलब कि अपने कोई लोन लिया, उसकी किस्त आपने अप टू 90 डेज तक पे नहीं की, तो वो कैटेगरी बन जाती है एनपीए की। ये सबसे लोएस्ट आया है 13 सालों में। ठीक है, ये इसके बारे में पूरा डाटा गिवन है कि इसमें कितना हुआ। उसके अलावा एजुकेशन लोन ये भी इंप्रूव हुआ है। एग्रीकल्चर लोन ये इसमें हाईएस्ट एनपीए रहा है ऑफ 6.2% का।
रिटेल, ये सब एनपीए के बारे में गिवन है। उसके अलावा बैंक्स मीट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एवरेज एसेट्स रेशो, ये 16.8% आई है। ठीक है। देन इंडिया के जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है उसमें कितने अभी हैं, टोटल 141 बैंक्स हैं, जिसमें कि 137 शेड्यूल्ड बैंक हैं, 4 नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं, जिनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक 21 हैं, फॉरेन बैंक 45 हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 हैं, पेमेंट बैंक 6 हैं, RRBs 43 हैं, लोकल एरिया बैंक 2 हैं। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसमें से कोई भी नंबर पूछ सकते हैं, ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे कि 8% कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, कितने फॉरेन बैंक हैं, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसके देखिए आगे। तो आरबीआई ने इम्पोज किया है, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 50,000 की ऑन इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन डिस्क्लोजर इशूड बाय आरबीआई ऑन मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय एनबीएफसीज। तो ये एनबीएफसी है कि ये इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि तेलंगाना में, इसके ऊपर फाइन लगाया है 50,000 का आरबीआई ने। इसके अलावा आरबीआई ने 8.30 लाख की और 8,30,000 की पेनल्टी भी लगाई है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस बाय इशू बाय आरबीआई। तो ये आरबीआई ने जो ये पेनल्टी लगाई होती है, ये पेनल्टी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर लगाई है वो इंपॉर्टेंट है, और वो जो कंपनी वो कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन रीजन क्या था, रीजन कभी पूछा नहीं गया आज तक एग्जाम में कि क्यों लगाई ये पेनल्टी, क्योंकि वो रीजन टेक्निकल रीजन होते हैं, वो हर एक बंदे को नहीं पता होते। तो ये आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए इस स्लाइड में। नेक्स्ट देखिए, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फेड1, जो कि न्यू ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है पावर्ड बाय न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर्स फिनएक्सिया सोल्यूशन। तो इसमें ये तो सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फेड1। ये क्या है, ये बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इसको किसने पावर किया है भाई, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। कौन सा है, फिनएक्सिया सोल्यूशन। MD CEO कौन है फेडरल बैंक के, KVS मनियन। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसके, अलुवा केरला में। इसके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हेडक्वार्टर अलुवा केरला में और किसी के नहीं है, अकेले इसके ही है। मतलब और भी किसी न किसी के होंगे, बट ज़्यादा फेमस जो है वो सबके ज़्यादा या तो मुंबई में या फिर दिल्ली में है, केरला में बहुत कम है। तो इसका ये पूछा जा सकता है कि फेडरल बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अलुवा केरला में। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025 के हिसाब से भारत की जो इकोनॉमी है वो 6.6% से ग्रो करने वाली है 2025 में, और 26 के इसका जो है वो है 6.8%। साउथ एशिया की पूरी जो ग्रोथ है वो 5.7% की बताई जा रही है 2025 में, जो कि बढ़ के 6% जाएगी 2026 में। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो 2.8% से ग्रो करेगी 2025 में, और अगले साल थोड़ा सा और ग्रो होगा, हल्का सा, जैसे जस्ट 2.9% होगा 26 में। ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा ग्रो करेगी, वो साउथ एशिया और दुनिया के मुकाबले में आने वाले सालों में। तो ये वही है कि हर साल कुछ ना कुछ जो भी वर्ल्ड लेवल के जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं वो अपने अपने रिपोर्ट्स देती हैं सभी देशों के लिए। तो SBI लाइफ ने 10% स्टेक बाय करने वाला है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में, जो कि इसकी वैल्यू होगी 6.6 करोड़ के लिए। ठीक है। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन जो है ये बना था 18 जून 2024 को। ये एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका एम था टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और ये अपने अलाउ करता था कस्टमर्स को, कस्टमर्स को टू कंपेयर बाय एंड मैनेज इंश्योरेंस पॉलिसीज अक्रॉस लाइफ, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के जरिए। ठीक है। तो मेजर स्पिन न्यूज़ ये बनती है कि SBI लाइफ जो है ये 10% स्टेक बाय करने वाला है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में, जिसकी वैल्यू है 6.6 करोड़। MD CEO कौन है बीमा सुगम वाले के, प्रसून सिकंदर, और इंडिया करंटली द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट एंड इज expected to become the 6th largest by 2032। नेक्स्ट देखिए, PNB पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है अपना पहला साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 24-25 के लिए, जिसका थीम है कोड अगेंस्ट मालवेयर टू कॉम्बैट राइजिंग साइबर क्राइम। जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको अगेंस्ट उनके लिए अपना साइबर सिक्योरिटी ये
हैकाथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम है थीम है कोड अगेंस्ट मालवेयर। इसमें काफ़ी रिसर्चर्स इनोवेटर्स इसमें मालवेयर थ्रेट्स को डील करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके एमडी सीईओ कौन है पीएनबी के, वो है अशोक चंद्रा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है पीएनबी के? न्यू दिल्ली में। बजाज ब्रोकिंग, जो कि ब्रोकिंग आर्म है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, इसने एक पार्टनरशिप की है विद टीएमबी, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के साथ, टू इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव 3-in-1 अकाउंट सोल्यूशन, जिसमें कि बैंकिंग भी होगी, ब्रोकिंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी, की जाएगी सिंगल प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो कंपनी इंटर काम कर रही है बजाज ब्रोकिंग, उसने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। सीईओ कौन है इसके? वो है थीरू सली एस नायर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है थुकुडी तमिलनाडु में। टैगलाइन इसकी क्या है? बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। एमडी सीईओ कौन है टीएमबी के? वो हैं साले सुकुमार नायर। ये फिर से रिपीट हो गया, ऑलरेडी गिवन था, इस फिर से नीचे वो चीज़ आ गई। ठीक है, देन आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू रूल्स टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट स्कोर अपडेट्स। तो क्रेडिट स्कोर अब जो है अपडेट होंगे एवरी 15 डेज पे। पहले होते थे 35 और 45 डेज के भीतर भीतर। मतलब कि ये कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो भी उनके कस्टमर का क्रेडिट स्कोर है वो 30 to 45 डेज के अंदर करना होता था अपडेट, लेकिन अब वो करना पड़ेगा 15 डेज के अंदर अंदर ही। जिससे क्या होगा कि borrowers will find it harder to take multiple personal loans at once। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि काफ़ी ऐसे लोग फ्रॉड करने के लिए क्या काम करते हैं कि एक ही टाइम पर या कुछ दिनों के बाद ही एक नया लोन ले लिया, एक और लोन ले लिया। अब जब लोन इतना ले लेंगे तो पे तो करने हैं, तो फिर वहाँ पे होते हैं एनपीए आके। तो ये सब चीज़ें को रोकने के लिए ये काम किया गया, क्रेडिट स्कोर को जल्दी किया जाता है अपडेट, ताकि रिस्क एनपीए का रिस्क कम हो सके। ठीक है, इससे क्या कम होगा? लेंडर कैन बेटर असेस, लेंडर जो लोन देना है वो बेटर असेस कर पाएगा पर्सन की रीपेमेंट एबिलिटी को, जिसका रिस्क कम हो जाएगा ओवर बोरिंग का। ठीक है, इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज आएगा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और बेटर लोन्स दिए जाएंगे और वो वापस आने की ज़्यादा उम्मीद भी है। नेक्स्ट है क्रेडेक्स। इसे अप्रूवल मिल गया है आरबीआई के द्वारा टू ऑपरेट एज अ ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म है अंडर द ब्रांड नेम डीटीएक्स, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। तो क्रेडेक्स को मिला है अप्रूवल आरबीआई से टू ऑपरेट एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म अंडर द डीटीएक्स। अब ये 5th कंपनी होगी जिसको ये मिला है लाइसेंस। इससे पहले रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, RXIL, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट एंड C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशंस, इन सबको ये भी है एज ए ये ट्रेड्स की तरह मिल चुका है प्लेटफॉर्म। ये 5th है क्रेडेक्स। तो ये लेटेस्ट है। ट्रेड्स है क्या? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है MSME के लिए। MSME की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलते ही एक के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके पेमेंट्स को जल्दी और सिक्योरली करने के लिए, सप्लाई करने के लिए और पेमेंट्स भी जल्दी करने के लिए टू लार्ज कॉर्पोरेशंस। ट्रेड्स में क्या होता है कि जो इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है उसे कहा जाता है फैक्टरिंग यूनिट। तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की है। पहले तो फुल फॉर्म, ट्रेड्स की फुल फॉर्म क्या है, किसे मिला है ये प्लेटफॉर्म काम करने का अप्रूवल आरबीआई से, वो है क्रेडेक्स। इससे पहले ये 5th कंपनी है। ट्रेड्स क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसके लिए काम करता है? MSME के लिए काम करता है। और ट्रेड्स के अंदर जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है या इनवॉइस बनती है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग यूनिट, FU। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, जो कि इनोवेटिव आर्म है आरबीआई की। इसने पार्टनरशिप की है IIM अहमदाबाद के साथ, IIM अहमदाबाद के स्टार्टअप इंक्यूबेटर के साथ, जिसका नाम है IIMI वेंचर्स, टू लॉन्च स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0। नाम से क्लियर है, स्वनारी मतलब फीमेल के लिए किया गया होगा। ठीक है, तो उसमें होगा क्या? ये प्रोग्राम सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टार्टअप्स को, फिनटेक स्टार्टअप्स को, जो कि फीमेल्स की जो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि देश में
काफ़ी फीमेल्स को फाइनेंशियल सर्विसेज अब तक नहीं मिल पाई हैं, जो सिंगल वुमेन है या फिर जो वर्किंग लेडीज़ भी हैं उनको नहीं अब तक मिल पाई है, उनको उसके साथ जोड़ने के लिए इसका एम क्या है कि 556 मिलियन वुमेन इन इंडिया जिनकी एज 15 से 64 के अंदर आती है, उनको बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो ये काम किया गया है RBI एच के द्वारा, जो कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है। और ये इसका नाम है प्रोग्राम का स्वनारी टैक्स फ्रंट 3.0। और ये किया गया है IIM अहमदाबाद के स्टार्टअप इंक्यूबेटर के साथ, जो कि है IIM वेंचर्स। नेक्स्ट देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है ग्रीन लोन एग्रीमेंट विद सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन SMBC के साथ गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। तो ये कहाँ पर साइन हुआ है, किसने किया है, किसके साथ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लोन अमाउंट जो होगा वो एग्रीमेंट में क्या होगा, ये इसमें $200 मिलियन का जो कि जापानीज येन में आता है, $200 मिलियन इतने का लोन दिया जाएगा। और MD कौन सी, ये चेयरमैन कौन है इसके पावर ग्रिड के, वो है रविंद्र कुमार त्यागी। तो ये बैंक का नाम इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हुआ है, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। कहाँ पर हुआ है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, सेबी ने ब्रोकरेज अकाउंट्स को सेटलमेंट नॉर्म्स को आसान बना दिया है। इसमें क्या होगा, मतलब पहले देखो, पहले क्या होता था, पहले ब्रोकर्स को ये जो अगर कोई जैसे किसी बंदे ने अपना डील कर रहा है शेयर्स के साथ, शेयर पे डील कर रहा है, तो ब्रोकर्स को पता होता था कि कौन सा बंदा डील कर रहा है, उनके पास क्लाइंट्स होते थे ये सब ये वाले। तो उनको ब्रोकर्स को क्या काम करना होता था कि अगर वो अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है, उस पर कोई वर्किंग नहीं हो रही, उस पर कोई हलचल नहीं हो रही उसके अकाउंट में, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनको रिटर्न करने होते थे उनके सारे पैसे, जब इनएक्टिविटी होती थी डिटेक्ट। लेकिन नए रूल के हिसाब से अब क्या हो गया है कि चाहे क्लाइंट ने मंथली या क्वार्टरली सेटलमेंट साइकिल ऑप्ट की हो, फंड्स हमेशा नेक्स्ट मंथली सेटलमेंट डेट पर ही रिटर्न होंगे, जो कि क्या है 30 डेज। और तब क्या हो गया कि जो 30 डेज तक इनएक्टिव रहे हैं, ये डिसीजन इसमें पूरा हम पढ़ते एक बारी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि SBI ने ब्रोकरेज नॉर्म्स को आसान बना दिया है। जो 30 डेज तक इनएक्टिव अकाउंट्स रहेंगे, 30 दिन तक जिस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ये डिसीजन ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने और ब्रोकर्स को बर्डन को कम करने के लिए लिया गया है। अब अगर क्लाइंट का अकाउंट 30 डेज तक इनएक्टिव रहता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो उसके फंड्स नेक्स्ट शेड्यूल मंथली सेटलमेंट डेट पर ही वापस किए जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इसको उसके जो फंड्स है वो उसको वापस करें, नहीं, 30 नेक्स्ट डेट पे ही जाएगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, IDBI बैंक जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है न्यू स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है IDBI चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन FD। इसका टारगेट क्या है, 80 से अबव या 80 से अबव वाले सुपर सीनियर सिटीजन को ये FD वाला काम देना। इसमें ये जो इसका जो टेन्योर है वो है 555 डे टेन्योर है ये वाला, इसका 555 दिन के लिए ये FD इसमें मिलेगा। इसका इंटरेस्ट है 8.05% का, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। और ये सुपर सिटीजन के लिए है। किसने लॉन्च किया है, IDBI बैंक ने। उसका नाम क्या है, IDBI चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन FD। MD CEO कौन IDBI के, वो है राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। देखिए नेक्स्ट, फोन पे ने लॉन्च किया है स्पेशल ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान फॉर पीपल विजिटिंग महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज UP में। आपको पता है सबको कि अभी महाकुंभ लगा था, जो कि 26 फरवरी तक चला था, 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें जितने लोगों ने विजिट करना था, तो स्पेशल ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान लाया गया था फोन पे के द्वारा, कि जो बंदा यहाँ पर जाएगा उसको एक मिलेगा उसमें इंश्योरेंस। और ये पार्टनरशिप की थी इसने ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ। इसमें 2 ऑप्शन थे, अगर आप ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन और बस तो 15 रुपीज़ पर ट्रैवलर का इसमें होता था इंश्योरेंस। अगर जाते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ के थ्रू जाते हैं तो ₹99 का था पर ट्रैवलर का इंश्योरेंस का प्रीमियम। इसमें क्या कुछ कवर होना था, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर कंसल्टेशंस, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर माइनर इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज, लॉस ऑफ चेक इन बैगेज, ट्रिप कैंसलेशंस और मिस्ड फ्लाइट्स, इमरजेंसी रिपारेशन, रिटर्न ऑफ रिमेन्स इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो ये सब इसमें ये कवर थे। तो ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये किसने किया था? फोन पे ने। नेक्स्ट देखिए, ग्रो म्यूचुअल फंड इन इंडिया का पहला रेलवे सेक्टर ईटीएफ लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ। इसके साथ ही ग्रो ने ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड भी लॉन्च किया है। दोनों फंड्स का फोकस रेलवे सेक्टर के पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर होगा, जो रेलवे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का एक नया और आसान तरीका है। तो अगर आपको रेलवे में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए ये 2 नए फंड्स लॉन्च किए गए हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, क्रिसिल इंटेलिजेंस, ये भी एक रिपोर्ट तैयार करता है इंडिया के जीडीपी के बारे में, पर अपनी प्रोडिक्शन देते हैं कि ये इस साल इतना जीडीपी इतने ग्रोथ रेट से जीडीपी राइज करेगी, इकोनॉमी जो है वो ऐसे राइज करेगी। तो क्रिसिल के द्वारा रिपोर्ट जो है, इंडिया का जीडीपी अगले साल मतलब फाइनेंशियल 25 में, मतलब इस साल कह लो कि 6.7% तक बढ़ने की का अनुमान है। सबका आसपास होता है, किसी का 6, किसी का 6.7, किसी का 5.9, किसी का 6.4, तो ऐसे ही चलता रहता है हमेशा। ठीक है, ये पूरा आगे थ्योरी पार्ट गिवन है सारा, इसमें सब बस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो थ्योरी का गिवन पार्ट आपको पढ़ना तो उसको पढ़ सकते हो, बट ये डाटा मिलेगा आपको हर जगह पे। क्या है पे कमीशन? इट इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल के बाद पे कमीशन को रिवाइज किया जाता है, इसमें सैलरीज रिवाइज की जाती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, उनके पेंशन को किया जाता है रिवाइज। 47 से लेकर अब तक 7 बार पे कमीशन लग चुका है। इसके हेडक्वार्टर है दिल्ली में पे कमीशन के। हर कमीशन में गेट्स 18 मंथ्स टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस, कि जो भी उन्होंने सोचा है कि इस साल कमीशन में इतना कुछ करके कुछ चेंजेस करेंगे वो, तो 18 महीने का टाइम होता है इनके पास पूरा अपना सबमिट करने के लिए रिकमेंडेशंस को। पहला पे कमीशन लगा था जनवरी 1946 में। इनकी रिपोर्ट सबमिट इन्होंने की थी मई 47 में। ठीक है, इसके चेयरमैन अभी के कौन है? श्रीनिवासा वारादाचरायर, ये अभी करंट के हैं। 7th पे कमीशन जो लगेगा मोदी गवर्नमेंट के दौरान ही लगेगा, तो ये इसकी रिकमेंडेशन जो है जनवरी 2016 में आ चुकी थी। 4th, 5th, 6th पे कमीशन जो है ऑलरेडी 10 ईयर का इसमें टर्म होगा। इसमें कह रहे हैं कि इस पर 14% का इसमें सैलरी हाइक आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। और अभी जबकि आपको पता होगा अभी लेटेस्ट अभी कर्नाटका की सरकार ने ये कहा है कि अपने उनके जो भी एमएलए एमपी हैं उनको सैलरी में मिलेगा 100% का हाइक। ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है वाली, शायद आई थिंक सो 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है वाली। तो कहाँ, तो ये पे कमीशन में 14% लेके आ रहे हैं, कर्नाटका अपने चला रहे हैं अपने एमएलए को अपने को सपोर्ट करने के लिए। चलो बढ़िया जी। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय 2026। तो भारत की इकोनॉमी सबको पता है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। 2026 तक आते आते हम 4th लार्जेस्ट बन जाएंगे इकोनॉमी, सरपासिंग जापान। और ये कहा किसने है? बाय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म पीएचडी सीसीआई। इसने कहा कि नेशन की जो ग्रोथ है वो 6.8% के हिसाब से चलेगी और 26 तक आते ही 7.7 तक पहुंच जाएगी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली में। आरबीआई रीशफल्स डेप्यूटी गवर्नर्स पोर्टफोलियो आफ्टर माइकल पात्रास एक्सिट। तो डेप्यूटी जो गवर्नर थे आरबीआई के वो थे माइकल पात्रा, अब ये हो गए रिटायर। तो इनकी जगह अब जब ये रिटायर हो गए तो काफ़ी कुछ इन्होंने आरबीआई को चेंजेस करने पड़े हैं अपने। तो डेप्यूटी गवर्नर जो एम राजेश्वर राव हैं, अब ये हैंडल करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च को। पहले ये बैंकिंग को देखते थे, बैंकिंग रेगुलेशन, अब साथ में उनके पास अब ये काम भी करने के लिए आ गया है। आरबीआई जो गवर्नर में हमेशा 4 रहते डिप्टी गवर्नर। ठीक है, और डिप्टी गवर्नर हैंडलिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जो डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी को पॉलिसी का कमेटी का मेंबर होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बन जाएगा, जो कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, फाइनेंशियल पॉलिसीज वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सब बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने पार्टनरशिप किया है विद UAE बेस्ड मैग्नाती टू इंट्रोड्यूस QR बेस्ड UPI पेमेंट्स टू एट अ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स इन द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में UPI पेमेंट करने के लिए NPCI ने पार्टनरशिप की है मैग्नाती के साथ, NIPL के साथ। ठीक है, NIPL ने की है। इसका मीनिंग क्या है कि
यूएई में अब यूपीआई पेमेंट्स भी एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इंडियन ट्रैवलर्स जो इजीली अब क्योंकि यहाँ तो करना बहुत इजी है, अब वहाँ जाके भी बड़े आराम से अगर कोई शॉपिंग करते हैं, कहीं खाना खाने जाते हैं, उसकी पेमेंट करनी होगी तो सिंपली यूपीआई से वो कर देंगे आराम से, क्यूआर कोड स्कैन करके। ठीक है। सेकंड देखिए, अगला देखिए इसका, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्त्राता को स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट SMRIIT लॉन्च करने का ऑफिशियल लाइसेंस दे दिया है। तो स्त्राता को ये लाइसेंस मिल गया है SMREIT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका नाम होगा स्त्राता SMREIT। इसका क्या फ़ायदा होगा कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े शहरों में हाई क्वालिटी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का नया और बेहतर ऑप्शन मिलेगा, उसमें काम होगा। तो सेबी ने ये दिया है मौका स्त्राता को। नेक्स्ट देखिए, भारत की इकॉनमी जो है 6.7% से ग्रो करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 26 में भी और 27 में भी। ये कहना है वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स का। ठीक है। और जबकि इन्होंने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो है 2.7% रहेगी 25-26 के लिए। तो इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसने भी फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो रहेगी 6.5। ये सबकी ऑलमोस्ट 6.5, 6.6, 6.4, 5.9, 6 इसके आसपास घूमती रहती है। ठीक है। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके लिए अपनी अपना दिया है कि इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी है 24-25 में 6.4 के हिसाब से रहेगा। ये पहले वाला एस्टिमेट जो 7% था उससे कम है, मतलब पहले सोचा था कि हम 7% से ग्रो करने के, बट अब हम 6.4 पे आ गए हैं। ठीक है। तो फिक्की जो है ये बना था 1927 में, हेडक्वार्टर्स के दिल्ली में है, इसके प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND एंड द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB ने MOU साइन किया है as a part of continued coordinate efforts in effective implementation of requirements of the Prevention of Money Laundering Act and rules framed thereafter in New Delhi। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने MOU साइन किया है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये किया गया है। और ये किसने साइन किया है, साइन बाय विवेक अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं FIUNID के IND के, एंड संजय शुक्ला जो कि MD है NHB के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ये पूछागा कि इनके कौन से हेड हैं जिन्होंने साइन किया है, किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है और किसके लिए हुआ है और कहाँ हुआ है। नेक्स्ट है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC के साथ फॉर 120 बिलियन जापानीज येन के लिए, जो कि बनता है कितना है 6600 करोड़ की लोन इसमें मिलेगा इनको टू PFC। JBIC जो कि क्या था, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड फंडिंग ऑफ 72 बिलियन जापानीज येन, और बैलेंस ये करेंगे, इनको फंड करेगा भाई कमर्शियल बैंक्स। ये 20 साल का लोन रहेगा जो कि मिला है PFC को अंडर द JBIC इनिशिएटिव जिसका नाम है ग्रीन का फुल फॉर्म पूरी गिवन है, ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। तो उसमें ये लोन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हुआ है उसके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, किस वैल्यू के लिए हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, और कितने उसकी टर्म कितनी है, और उसके कौन से इनिशिएटिव है ग्रीन की फुल फॉर्म ये पूरी गिवन है। अब या तो उसका इनिशिएटिव पूछेंगे या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने साइन किया है 31,802 करोड़ का लोन विद SBI। तो इतना बड़ा लोन साइन किया गया है BPCL के द्वारा SBI के साथ। इसमें लोन विल बी यूज्ड फॉर एक्सपेंडिंग BPCL's रिफाइनरी को ये एक्सपेंड करेगा, एंड सेटिंग अप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बीना मध्य प्रदेश, जगह है बीना मध्य प्रदेश में, तो वहां पर इसका कॉम्प्लेक्स ये तैयार करेगा।
और इस कंसोर्टियम में जो बैंक्स, अदर बैंक्स कौन से हैं? SBI, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मिला के सबको इसको लोन दे रहे हैं। SBI का ये कंसोर्टियम है, ग्रुप ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU का मोटिव है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और बेटर हो सके। तो ये NCDEX जो गिवन है, इसने किया है पार्टनरशिप MOU किया है विद कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ये कब बना था NCDEX? ये बना था 2003 में, बना था मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, वन मोबीक्विक सिस्टम्स, मोबीक्विक अनाउंस ने इसने पार्टनरशिप अनाउंस की है विद पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के साथ टू प्रोवाइड पर्सनल लोन टू इस कस्टमर्स। पर्सनल लोन देने के लिए मोबीक्विक ने पार्टनरशिप की है विद पिरामल फाइनेंस के साथ। इस पार्टनरशिप के थ्रू मोबीक्विक users will be able to apply for and assess personal loans seamlessly in via the platform। तो पिरामल फाइनेंस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा उस पर मोबीक्विक वाले जो यूजर होंगे आराम से लोन ले सकते हैं। MD CEO का मोबीक्विक के विपिन प्रीत सिंह, पिरामल के कौन है? जयराम श्रीधरन। तो एक इन दो के बीच में हुआ है, ये इनके दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों के MD CEO इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, HSBC ने इंट्रोड्यूस किया है ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड, जो कि डिज़ाइन किया गया है टू मीट द नीड्स ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके लिए बनाया गया है ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड। दिस कार्ड लेट यू इंस्टेंटली रिडीम रिवॉर्ड्स विद वेरियस एयरलाइंस एंड होटल्स। तो जितने बार आप कार्ड को यूज़ करोगे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को आप फिर से यूज़ कर सकते हो अपने कुछ पैसे बचाने के लिए, ऐसा डिस्काउंट कह लो, ऐसा कुछ इसमें मिलेगा। You can convert your reward points into air miles or hotel stays easily। ठीक है, मैनेज एवरीथिंग क्विकली बाय द HSBC मोबाइल ऐप। वही है कि जो पॉइंट्स कमाओगे अपने जितना यूज़ करोगे तो उसमें पॉइंट्स मिलेंगे, उसी पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपना होटल का बिल पे कर सकते हो और अपनी एयरलाइन के टिकट में से कुछ पैसा वहाँ से पे कर सकते हो। HSBC की फुल फॉर्म क्या है? हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन UK में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में कि हेडक्वार्टर कहाँ पे HSBC के। अक्सर लोग इसका आंसर मार्क करते हैं या हांगकांग या शंघाई, दोनों गलत है। इसका आंसर है लंदन UK में। नेक्स्ट देखिए, बिम कॉइन एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक इकोसिस्टम के लिए बनाई गई है। तो ये बिम कॉइन जो है ये ब्लॉकचेन एक डिजिटल करेंसी है जो कि इसके लिए सिर्फ बनाई गई है, बिमटेक के लिए। बिमटेक की फुल फॉर्म गिवन है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है क्योंकि ब्लॉकचेन पर काम करती है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे एडवांस फीचर देती है। उसमें ये नाम इंपॉर्टेंट है, बिमटेक की फुल फॉर्म। और ये क्या है? ये डिजिटल करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है MOU विद साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ, जो कि स्पेशल सैलरी पैकेज देगा फॉर 85,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को अक्रॉस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसमें क्या कुछ बेनिफिट मिलेंगे? हायर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा, फ्री हॉस्पी कैश फैसिलिटी, मतलब हॉस्पिटल में आपको जाके कैश वगैरह का वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशल ऑफर ऑन रिटेल लोन्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, यूनिक बेनिफिट लाइक रीइंबर्समेंट ऑफ फॉर गर्ल्स चाइल्ड्स मैरिज। 18 से अगर 25 साल की लड़की की एज है, उसकी शादी कर रहे हैं तो पूरे का शादी का खर्चा पूरा ये बस उसमें हो जाएगा। हायर एजुकेशन सपोर्ट उसमें होगी, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा दवाइयों का, वो भी इसमें सही रहेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन किया है साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ, जिसमें कि बेनिफिट होगा 85,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन वगैरह सब मैंने पहले ही पिछले स्लाइड्स में कवर किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भीम ऐप, जो कि NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड की द्वारा चलाया जाता है। अब फिनटेक यात्रा 2025 की प्रिंसिपल पार्टनर बन गया है। तो 16 क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा कि हु बिकम्स द प्रिंसिपल पार्टनर ऑफ फिनटेक यात्रा 2025। वो है भीम ऐप। भीम ऐप क्या थी? जो कि ये इसके अंडर चला जाता है बाय NPCI भीम के द्वारा। ठीक है,
फिनटेक यात्रा एक 10,000 किलोमीटर लंबी रोड जर्नी है जिसका लक्ष्य भारत के सभी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को समझाना, नए प्लेयर्स को बढ़ावा देना और डिजिटल पेमेंट्स को सुदृढ़ बनाना है। फाइनेंशियल जो पेमेंट्स होगी वो सिक्योर हो सके। जो नए प्लेयर मतलब कि जो नए लोग चाहते हैं कि इसमें काम करना चाहते हैं तो उनको मोटिवेट करना और सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को उससे जोड़ना। तो एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड, एनबीएसएल शॉर्ट फॉर्म में, इसका जन्म हुआ था 2024 में और ये होली ओन सब्सिडरी है एनपीसीआई की। सिद्ध क्वेश्चन मतलब हुआ पार्टनर फिनटेक का वो है भीम ऐप। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी गिवन है। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई पेमेंट्स एंड पाइन लैब्स ने अनाउंस किया है उन्होंने पार्टनरशिप को, एक 12 साल से इनकी चल रही पार्टनरशिप, उसी को ये आगे और एक नया एक्सपेंड कर रहे हैं उस पार्टनरशिप को। इसमें ये एसबीआई पेमेंट्स और पाइन लैब्स जो होंगे विल फोकस ऑन द एक्सेलरेटिंग द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशंस को ये एक साथ लेकर आएंगे। एसबीआई पेमेंट्स जो है ये जॉइंट वेंचर है एसबीआई बैंक और हिटाची पेमेंट सर्विसेज के बीच में। तो पाइन लैब्स इसका एक मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई का ये जॉइंट वेंचर है। इसके कौन है एसबीआई पेमेंट्स के चेयरमैन और एमडी सीईओ सुजय कुमार यादव, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आरबीएल एंड पिरामल फाइनेंस ने भी पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड लोन्स टू मिडल एंड लो इनकम बोरोवर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो आरबीएल बैंक और पिरामल फाइनेंस ने ये किया है। पिरामल फाइनेंस थर्ड को लैंडिंग पार्टनरशिप होगी, जिसने ऐसी ही पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। आरबीएल जो बैंक होगा ये ऑफर करेगा, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को ऑफर करेगा, ठीक है। पिरामल जो फाइनेंस होगा ये हाईटेक प्लस हाई टच टेक्नोलॉजी लेकर आएगा अपने सिस्टम को फास्ट प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सेबी ने लॉन्च किया है डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी, इसका नाम है धरोहर। ये क्या है? माइलस्टोन्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो धरोहर में क्या है? धरोहर में क्या होगा? इट इज क्रिएटेड टू रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले द रिच हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। इट इंक्लूड्स अ वेबसाइट विद इंटरेक्टिव टाइमलाइन ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड 3D गैलरीज, मेकिंग इट एन इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स। तो उसमें धरोहर में क्या होगा कि ना एक ऑनलाइन आपके पास एक पोर्टल बना दिया गया है जिसमें कि जो भी सिक्योरिटी मार्केट में अब तक एक एडवांस रिसर्च हुई है और जो भी इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इनोवेशंस हुए हैं, उन सबको एक आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए इसको एक टाइमलाइन के साथ बनाया गया कि इस डेट को इसमें ये हुआ, इस डेट को इसमें ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पूरा शॉर्ट फॉर्म में RDCL को रिसीव मिला है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द RBI टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस। पहले यही इम्पोर्टेंट है कि RDCL की फुल फॉर्म क्या है? RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसको क्या, किस चीज़ को मिला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? कंपनी वॉज सेटअप बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, अ गवर्नमेंट बॉडी है ये। हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग बैंक, इसमें बैंक भी हैं, इसमें हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज भी हैं, NBFC इसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। RDCL का एम क्या है? टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन RMBS मार्केट इन इंडिया। RMBS की फुल फॉर्म ये क्या है? रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन। इट विल एक्ट एज अ फाइनेंशियली सस्टेनेबल मार्केट प्लेयर helping long-term investors like insurance companies, pension funds, provident funds, and find investment opportunities in the RMBS market. कंपनी की कैपिटल, पेड अप कैपिटल है 500 करोड़ की, इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, अमित शाह जी जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन के भी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मुंबई में। तो उन्होंने इसकी चीज़ का किया उद्घाटन, NUCFDC का फुल फॉर्म पूरी गिवन है, मुंबई में किया है। RBI ने अप्रूव किया था NUCFDC को एज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन ओवरकमिंग बिजनेस चैलेंजेस, ठीक है। तो जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको सही से काम चलाने के लिए,
उनको सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प अराउंड 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूविंग देयर ऑपरेशंस। तो आईटी सपोर्ट ये प्रॉपर देंगे इनको, ठीक है, जिससे उनके जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो उनका सर्वर वगैरह है, स्ट्रांगली काम करे, पेमेंट सिक्योरली हो जाए, ठीक है। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो रूल्स वगैरह होंगे, एक्टिविटीज़, वो आरबीआई करेगा डिसाइड। उसकी पेड ऑफ कैपिटल है 300 करोड़ की। ये कुछ गिवन है कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला इतना सा, कि बैंक आरबीआई ने किन बैंक्स के ऊपर लगाई है पेनल्टी। कैनरा बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है ऑफ 1,63,60,60,000 की। बैंक ऑफ इंडिया पे लगाई पेनल्टी 1 करोड़ की। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड पे लगाई है 3,31,80,000 की। और डैटसन एक्सपोर्ट लिमिटेड पे लगाई है जो कि वेस्ट बंगाल में है 1 लाख की। लगाई क्यों है, ये इसके रीज़न गिवन है, ये आप पढ़ लेना, अब वो पता चल जाएगा। बट इसमें से आने का चांस कम होता है रीज़न में से। यही पूछते हैं कि किस बैंक पे कितने की पेनल्टी लगाई है, वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा बैंक है, कौन सी कंपनी है, उसके वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी उसको पढ़ के जाना, ठीक है, आपको ये फिर भी मे भी कुछ काम है आपके एग्जाम में, शायद काम में आ ही जाए। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू इन्फ्यूज 500 करोड़ कैपिटल इन द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। तो फाइनेंशियल हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो 500 करोड़ डालेंगे IFCI में। इस इन्फ्यूजन से क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है कंपनीज में, वो बढ़ जाएगी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 71.72%, और IFC के जो बना कब था 48 में, 1948 में। तो नेक्स्ट है, HDFC लाइफ ने टाई अप किया है या पार्टनरशिप की है विद कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इस पार्टनरशिप के में क्या होगा कि कास्ट 24 जो ये फाइनेंशियल सर्विस है, ये HDFC लाइफ के जो भी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कस्टमर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स करेगी डिस्ट्रीब्यूट। जो भी HDFC लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे HDFC लाइफ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सब सेल करेगी, कास्ट 24 के द्वारा ये काम होगा, ठीक है। और ये लाइफ इंश्योरेंस का सोल्यूशन जो कि HDFC लाइफ के, ये सब ऑफर किए जाएंगे अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस एज वेल एज डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्टनर। मतलब कि कास्ट 24 के जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो उनके ब्रांचेस वगैरह हैं, सब जगह पे जो इंश्योरेंस का काम किया जाएगा वो HDFC के थ्रू ही किया जाएगा। फाउंडर और CEO कौन है कास्ट 24 के, वो है विक्रम चोपड़ा। हेडक्वार्टर्स के हैं गुरुग्राम हरियाणा में। HDFC लाइफ के कौन MD CEO विभा पदलकर। नेक्स्ट देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने और ब्लैक रॉक ने किया है जॉइंट वेंचर फॉर, जो कि बन गया है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इन्होंने ये न्यू कंपनी शुरू की है फॉर ब्रोकिंग ऑपरेशंस के लिए। दिस न्यू कंपनी कॉल्ड द जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग विल हैंडल ब्रोकिंग सर्विसेज वंस इट गेट्स द नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम द रेगुलेटर्स। CEO का जियो के हितेश सेठिया, ठीक है। तो दो के बीच में हुआ है जॉइंट वेंचर। तो ये है सेकंड, तो जियो तो सबको पता ही है, ब्लैक, सेकंड कौन सा है, ब्लैक रॉक, उसका नाम क्या बना, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग। नेक्स्ट देखिए, PNB पंजाब नेशनल बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू यूज क्लैरिफाइज एडवांस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP। NCRP का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि सोल्यूशन देगा टू इम्प्रूव द फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑटोमेट कंप्लेंट मैनेजमेंट। तो जो भी PNB का मतलब कि ये फर्स्ट बैंक बना है जिसने क्लैरी F5 का ये पोर्टल यूज़ करेगा, ये फ्रॉड को रोकने के लिए, अगर कोई कंप्लेंट उसको रजिस्टर करने के लिए। दिस अचीवमेंट इन पार्टनरशिप विद द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C मेक्स PNB अ लीडर इन द बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन। तो साइबर सिक्योरिटी को मतलब ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए ये किया गया है काम PNB के द्वारा। इसमें ये नाम इम्पोर्टेंट आपके लिए और इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है विद ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एस्कॉर्ट्स कुबोता लिमिटेड के साथ। तो इंडियन बैंक ने की है पार्टनरशिप विद एस्कॉर्ट्स कुबोता लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स डीलर्स एंड कस्टमर्स। बहुत जैसे वो पहले हमने अभी पढ़ा था हमने वो वाला कि
HDFC लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो Cars24 की हर वेबसाइट पे ऑफिस में मिलेंगे। सेम वे एस्कॉर्ट्स कोतुबा कुबोता लिमिटेड के जो भी ऑफिस होंगे, उनके जो ऑनलाइन पोर्टल्स होंगे, सब पे इंडियन बैंक के ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उनके अकाउंट्स, उनके जो भी वगैरह जो भी फाइनेंशियल सोल्यूशन होंगे सब वहाँ मिलेंगे। लोन वगैरह किसी ने लेना होगा तो उसमें मिलेगा। ठीक है। MD CEO कौन इंडियन बैंक के, वो है विनोद कुमार। हेडक्वार्टर्स के हैं चेन्नई में बैंक के, और इसके MD चेयरमैन कौन है, एस्कॉर्ट्स के निखिल हांडा। नेक्स्ट देखिए आई स्पिरिट, जो कि इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है, इसने लॉन्च किया है न्यू इंडस्ट्री बॉडी कॉल्ड PSLAI, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके कौन है CEO, वो हैं प्रिया स्मिता गुहा। PSLI is a Section 8 company that aims to support loans under the Reserve Bank of India's priority sector lending norms. Its founding members include lending institutions like UGRO Capital, IIFL, fintech company like GetVantage and Get Growth Capital. Next देखिए DSP म्यूचुअल फंड ने पहली बार BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड और ETF लॉन्च किया है। तो DSP ने म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया एक तो BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF ये लॉन्च किया है। ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स हैं जो कि BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स को ट्रैक करती है। इसका मकसद इन्वेस्टर्स को उन 30 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देना है जो BSE सेंसेक्स के बाद आती हैं और फ्यूचर में इंडस्ट्री के नए लीडर्स बन सकते हैं। मतलब ये कि जो भी बड़ी 30 बड़ी कंपनीज हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स के बाद आती है, उनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो इसमें आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए यस बैंक ने पार्टनरशिप कह लो कोलैबोरेशन किया है विद RBH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एंड SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च SPJ IMR के साथ एक फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एसिलेटर प्रोग्राम के लिए। इसका एम क्या होगा, टू एम्पावर फिनटेक स्टार्टअप्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले जो स्टार्टअप्स उनको ये सपोर्ट करेगा टू टेक क्रिटिकल चैलेंजेस, स्केल इनोवेशंस एंड एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इन सब कुछ चीज़ों को ग्रो करने के लिए। तो यस बैंक ने किसके साथ किया है टाई अप, एक तो RBIH इसकी फुल फॉर्म एंड साथ में SPJIMR, ये क्या है, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। इसके MD CEO कौन है यस बैंक के, वो है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है शुभ मुहूर्त, जो कि लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन है एंड हेल्प पेरेंट्स सेव देयर चाइल्ड्स वेडिंग। बच्चे की प्लान शादी करना कोई छोटा काम तो है नहीं, बहुत पैसा खर्चा होता है, तो उसके लिए ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेके आया है टाटा AIA के द्वारा, जिसका नाम है शुभ मुहूर्त। द प्लान एम्स टू एड्रेस द राइजिंग कॉस्ट ऑफ वेडिंग बाय combining disciplined savings, wealth creation and financial security. Recognizing this financial burden, Tata AIA's new offering targets parents aged 31 to 50 years. मतलब ये कि जिसको अगर ये चाहिए होगा, ये प्लान चाहिए, तो उनकी जो पेरेंट्स की जो एज जो 31 से 50 साल के बीच में आते हैं, जिनके बच्चे की एज 1 से 20 साल के बीच में आती है, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग वो कर सकते हैं। ठीक है। MD CEO कौन है टाटा AIA लाइफ के, वेंकटचलम। नेक्स्ट है policybazaar.ae, जो कि UAE का लीडिंग ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है। इसने इंट्रोड्यूस किया है PB एडवांटेज, जो कि एक इनिशिएटिव है जिसका एम है ट्रांसफॉर्मिंग द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपीरियंस इन द UAE। तो वहाँ पर UAE में अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है तो आपको इसके थ्रू जाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ये मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है इट ऑफर्स इनोवेटिव फीचर्स एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। तो ये आपको मतलब पॉलिसी परचेस करने के बाद आपको क्लेम प्रोसेस करना होगा, और आपको मतलब क्लेम पॉलिसी के बाद क्या होता है, आपको अगर क्लेम लेना हो तो बड़ी इजीली मिल जाएगा आपको। तो सबसे बेस्ट ये बताया गया है कि UAE में इसको लिया गया है। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन है कि भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है ये ग्रो कर रही है रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से। बाय द एंड ऑफ 24-25 के हिसाब से कह रहे हैं कि इसमें जो टोटल जो इनकम बनेगी वो बनेगी 13.42% की बनेगी ऑफ द 20 टोटल इनकम। पूरी जो भारत की इनकम होगी उसका 13.42% आपका सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी से निकल के आएगा, और जबकि ये लास्ट था 11.74%।
ये रिपोर्ट दी है ICRIER के द्वारा की गई है, जिसको स्टडी किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। ये कहना था कि 22-23 में जो इंडिया की जो डिजिटल इकॉनमी है उसकी वैल्यू थी 31.64 करोड़ लाख करोड़, जो कि अराउंड थी $402 बिलियन के। और 2030 तक आते आते जो भारत की जो डिजिटल इकॉनमी है वो अराउंड 20% बन जाएगी भारत की टोटल GDP की। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस ईयर तक आते आते भारत की GDP का 20% ही बन जाएगा डिजिटल इकॉनमी। और ये पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसा डाटा मेजर किया है डिटेल में। तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखिए, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने हाथ मिलाया है या कह लो पार्टनरशिप की है टू बिल्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स एंड इंप्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री। एयरटेल विल ऑफर बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑन इट्स एयरटेल थैंक्स ऐप। तो जिनके पास भी एयरटेल थैंक्स ऐप है उनको पता होगा उनके पास बजाज फाइनेंस के ही प्रोडक्ट्स शो होंगे, जो कि इसका सिक्योर और काफ़ी आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी एयरटेल के जो भी स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पर भी आपको बजाज फाइनेंस के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई सिम बाय करना है या फिर आपको कोई एयरटेल के स्टोर से कुछ आपको और कुछ चीज़ लेनी है, तो वहाँ पर आपको बजाज फाइनेंस वाले हेल्प करेंगे वो चीज़ बाय करने के लिए। MD CEO कौन है इसके बजाज एयरटेल के? वो हैं शाश्वत शर्मा। ये बने थे और ये इनकी जो टर्म है वो है 1 जनवरी 2026 तक। इस डेट तक ये MD CEO हैं, उसके बाद कोई ना कोई और बन जाएंगे। बजाज फाइनेंस के MD कौन है? राजीव जैन। चेयरमैन कौन है बजाज फाइनेंस के? संजीव बजाज। नेक्स्ट देखिए, RBI ने सेटअप किया है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी टू रिव्यू एप्लीकेशंस फॉर द यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये सेटअप किया है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, ये बनाई गई है। ये 3 साल के लिए कमेटी काम करेगी। इसको सपोर्ट करेगा बाय द RBI डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के द्वारा इसको सपोर्ट रहेगा। इसके चेयरपर्सन कौन है? MK जैन, यानी कि महेश कुमार जैन, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं RBI के। इनके अलावा इसके 5 मेंबर और भी हैं, वो हैं रेवती अय्यर, पार्वती V सुंदरम, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर एंड NS खनन। नेक्स्ट देखिए, RDBI बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने री अपॉइंटमेंट की है राकेश शर्मा की एज MD एंड CEO ऑफ द बैंक फॉर 3 ईयर्स। पहले भी यही थे, उनको फिर से री अपॉइंट कर लिया गया है RDBI के बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अगले 3 साल के लिए। और ये इनका जो डिसीजन है ये 19 मार्च 2025 से लागू होगा, मतलब लागू हो चुका है। RDBI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 64 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 2004 में RDBI को कन्वर्ट करके RDBI को कन्वर्ट करके एक बैंक पर बना दिया गया। पहले एक बैंक नहीं था, पहले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, 2008 में इसका नाम चेंज करके बना गया RDBI, मतलब इसका नाम ये था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फिर इसका नाम RDBI बना। और 2019 में RBI कैटेगराइज RDBI एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो RBI ने कह दिया गया है 19 में कि ये RDBI जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, RBI ने अनाउंस किया है लिस्ट ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इन द अपर लेयर NBFC UL अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर 24-25 के लिए। इसमें टाटा कैपिटल लिमिटेड भी इसमें लिस्ट में आई है। इस लिस्ट में 15 कंपनीज हैं, जिसमें जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस एंड टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो पिरामल इंटरप्राइजेस ने भी क्वालिफाई किया था लिस्ट के लिए, बट उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया ड्यू टू ऑनगोइंग बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SBR फ्रेमवर्क जो है ये आया था 2022-21 में, 2022 में ये आया था अक्टूबर 22 को 2021 में। इसने NBFCs को 4 कैटेगरी में बांट दिया, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। अभी बात चल रही है अपर लेयर की। तो अपर लेयर में सबसे लेटेस्ट कौन भी ऐड हुआ है? टाटा कैपिटल। ठीक है, तो वंस NBFC is classified under the NBFC UL, it must follow stricter regulations for at least 5 years। कम से कम 5 साल के लिए इनको जो भी इनके रूल्स हैं उनको मानना पड़ेगा कम से कम, और ज़्यादा भी मानना पड़ेगा अगर वो क्राइटेरिया कुछ ऐसा बन जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद कोई ना कोई मतलब दौरान ही कोई ना कोई नए रूल बन जाते हैं। NBFC होता क्या है? ये एक फाइनेंशियल कंपनी होती है
जो कि रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 3 के अंदर ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अंडर होते हैं रजिस्टर। ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं। ये किसी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये चेक्स इशू नहीं कर सकते लाइक बैंक्स जैसे बैंक्स करते हैं। एनबीएफसी डिपॉजिट्स आर नॉट इंश्योर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस, डीआईसीजीसी के द्वारा इनके जो डिपॉजिट होते हैं वो सिक्योर नहीं होते। एनबीएफसी की कम से कम जो नेटवर्थ है वो 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इनकी जो एसेट्स की जो वर्थ है अगर वो 500 करोड़ उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब उनके ऊपर फिर खास ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है साइबर एज। ये एक न्यू साइबर इंश्योरेंस सोल्यूशन है जिसका डिजाइन किया गया टू प्रोटेक्ट द बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस अगेंस्ट द वाइड एरिया ऑफ साइबर रिस्क। जितने भी तरीके के साइबर रिस्क हैं उन सबको कैटर करने के लिए, उनको डील करने के लिए ये लाया गया है साइबर एज टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ये पॉलिसी ऑफर करेगी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट कवरिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, लीगल फीस, डाटा रिकवरी, एक्सटॉर्शन पेमेंट्स, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस इंटरप्शंस। नेक्स्ट देखिए, 3 इंडियन बैंक्स ने रैंक किया है अमंग द टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय द मार्केट वैल्यू इन द 4th क्वार्टर ऑफ द 2024। तो उसमें एचडीएफसी आया है 13th प्लेस पे, आईसीआईसीआई आया है 19th प्लेस पे, एसबीआई आया है 24th प्लेस पे। तो टॉप 25 में भारत के 3 बैंक्स आए हैं, उनके प्लेसेस ये गिवन, उनके नाम ये गिवन है। तो ग्लोबल डाटा रिपोर्ट के हिसाब से टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स वो बड़ी है बाय 27.1% एक साल में, जो कि पहुंच गई है 4.6 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से बाय दिसंबर 31 2024 पे। और जेपी मॉर्गन जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक है, ये टॉप पे ये भी, ठीक है। इसका जो वर्थ है नेटवर्थ वो भी 37.2 बिलियन % से बड़ी है। ये बढ़ के कितनी पहुंच गई है 674.9 बिलियन डॉलर। तो उसमें ये इसमें पूरे बैंक गिवन है, एचडीएफसी 13 पे स्कोर गिवन है, इनका मार्केट कैप भी गिवन है, एचडीएफसी मार्केट कैप, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सेस, ये सब का गिवन है। बट टॉप 25 में 3 यही आ रहे हैं। तो अब ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें। और टॉप पे कौन है, जेपी मॉर्गन। नेक्स्ट देखिए, डिजिलॉकर की सक्सेस के बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंटिटी लॉकर। अब ये क्या है, जो कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू हेल्प बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स इजीली। केवाईसी कराना आजकल काफ़ी मतलब मैंडेटरी है, ये इसके बिना तो कोई कुछ काम होता नहीं है। तो जब ये काम करना होगा तो एंटिटी लॉकर के द्वारा ये काम बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी आराम से वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है। इसको बनाया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये किसके लिए काम आएगा ज़्यादा, कॉरपोरेशंस के लिए, एमएसएमईज के लिए, ट्रस्ट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, सोसाइटीज के लिए। बिकॉज इनमें लीगल जो काम है बहुत ज़्यादा होता है, लीगल पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये बहुत काम आएगा। इसमें आपको बेसिक बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 GB तक का एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा लीगली वैलिड सिग्नेचर मिलेंगे, आधार बेस्ड रोल उसमें कर सकते हो आप, सिक्योर डॉक्यूमेंट रहेगा, रियल टाइम एक्सेस टू रहेगा गवर्नमेंट डाटाबेस का। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू फीचर इन इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के अंडर, जिसको कहा गया है लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट एंड स्पेशल स्कीम फॉर सुपर सीनियर सिटीजन विद हायर इंटरेस्ट रेट। तो ये पहला है लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट। ये है क्या, इसमें कस्टमर जो होंगे कैन मेक पार्शियल विड्रॉल्स इन यूनिट्स ऑफ 1000 के मल्टीपल में पार्शियल विड्रॉ ये कर सकते हैं अपनी एफडी से। हालांकि एफडी में होता क्या है कि जो एक बार पैसे जमा हो गया, जब तक टाइम खत्म नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। बट यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दी गई है लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। मिनिमम डिपॉजिट इसमें चाहिए कम से कम 5000 का, और अगर 5000 के ऊपर की अमाउंट है तो वो निकलेगी 1000 के मल्टीपल में, 2000 3000 ये निकलेगा। 2500 नहीं निकाल सकते, 3500 नहीं निकाल सकते आप, 1000 के मल्टीपल में ही निकलेगा, ठीक है। डिपॉजिट टाइप्स इस पे कौन सी हैं, रिटेल डिपॉजिट्स बिलो 3 करोड़ होगा, बल्क डिपॉजिट अबव 3 करोड़ होगा। इसका टेन्योर रहेगा 12 से 60 महीने का।
मतलब कि 1 साल से लेकर 5 साल तक। MD CEO कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? वो हैं देवदत्ता देवदत्ता चंद। नेक्स्ट देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप की है रुपए के साथ टू लॉन्च द UPI अनेबल्ड रुपए क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है फर्स्ट अर्न। अब फर्स्ट अर्न ये बैक्ड बाय है, इसको मतलब सपोर्ट रहेगा FD के द्वारा, तो इसको कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है, इस कार्ड को कोई भी ले सकता है ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें कैशबैक भी मिलेगा आपको UPI पेमेंट्स के ऊपर। और इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो फर्स्ट ईयर में भी सेम है 490 प्लस GST, आफ्टर 1 ईयर के बाद भी भी सेम ही है, वो सेम ही लिखा हुआ है, तो दोनों की सेम फीस रहेगी, ठीक है। MD CEO जो है IDFC की वो कौन है? V वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसके? मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, मूडीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसने भारत के इकोनॉमिक फोरकास्ट की जो ग्रोथ है उसको कम किया है। लास्ट ईयर वो थी 8.2%, इसके अकॉर्डिंग अब इस साल रहेगी 7% की ग्रोथ रेट रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2025 तक का। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी फोरकास्ट कम की है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 का जो अपना ग्रोथ रेट है वो रहेगा 6.5% का। तो डिफरेंट वही एजेंसीज के अकॉर्डिंग हर एक अपना अपना ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट देखिए, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने रेस किए हैं $1 बिलियन बाई इशूइंग अ 10 ईयर US डॉलर बॉन्ड। इसमें ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसने किया है, कितने का रेस किया है। सबसे कम इनको कम इनकी कॉस्टिंग बहुत कम है ये पैसा रेस करने में, क्योंकि इनको पैसा कितने का पड़ा है, जो 1 बेस पॉइंट है वो पड़ा है इनको 0.01% का, ठीक है। तो ये 10 ईयर US डॉलर बॉन्ड है वाला, इनकी लोवेस्ट एवर एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है इसकी। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि PNB मेटलाइफ ने पार्टनरशिप की है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ, जो कि भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो इन्होंने पार्टनरशिप की आपस में। तो MD CEO का ना PNB मेटलाइफ के वो समीर बंसल। हेडक्वार्टर कहाँ पे? PNB मेटलाइफ के मुंबई में। अच्छा, PNB के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, PNB मेटलाइफ के हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होना। MD CEO सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के कौन है? आरती पाटिल, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ये थी आज की लास्ट न्यूज़। इसी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस का भी होते करंट अफेयर ख़त्म जनवरी महीने के। तो काफ़ी देर लगती है इसको पूरा बनाने में, मुझे पता है कि लेक्चर आज का वो थोड़ा बोरिंग भी हो चुका होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहले हिम्मत हार दी तो भाई फिर एग्जाम में आपको बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है। तो चलो, ये तो वही समझेगा जो यहाँ तक पहुँचेगा एंड तक। चलिए इसको करते आगे, अब करते आज की वीडियो ख़त्म। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ज़रूरी काम है वाला, पक्का कर दिया करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि।